राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों हेतु श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी क्रम में आधुनिक काल के लेखकों का परिचय देते हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर शहर से करीब 4 मील दूर एक छोटा सा गांव है, लमही। हिंदी कथा साहित्य को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म यहीं हुआ। 31 जुलाई 1880 में जन्मे प्रेमचंद ने अपना सारा जीवन एक साधारण भारतीय की तरह जिया। उनके पिता का नाम था मुंशी अजायबलाल और मां का आनंदी। प्रेमचंद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे और मां के लाडले। उनका मूल नाम था धनपत राय, पर घर में सभी लोग उन्हें प्यार से नवाब राय के नाम से पुकारते थे। कम उम्र में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अभावों और कष्टों में बीता। 8 वर्ष की आयु में एक मौलवी साहब के जहां उनकी उर्दू फारसी की शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने 1899 में बनारस से मैट्रिक पास किया और जीवन यापन के लिए मैट्रिक पास करते ही उन्हें बहराइच के सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी के साथ ही उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। वो अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन बीमारी और पारिवारिक समस्याओं के कारण नहीं कर पाए। प्रेमचंद उस समय पारिवारिक समस्याओं और कष्टों के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से भी जूझ रहे थे। देश की पराधीनता और भारतीय समाज की दुर्दशा को देखकर वो गहरी बेचैनी महसूस करते थे। ये वो दौर था जब स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी का आगमन हो चुका था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्होंने 1921 में सरकारी नौकरी छोड़ दी। जिस समय प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ी, उस समय वे डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। नौकरी छोड़ने के बाद आजीविका की समस्या भी उनके सामने थी, लेकिन एक जागरूक नागरिक के साथ-साथ वे अत्यंत संवेदनशील मनुष्य थे। इस जागरूकता और संवेदनशीलता ने मिलकर उनके सृजनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण किया और इसी प्रतिभा ने धनपत राय को प्रेमचंद बनाया। देश को स्वाधीन कराने तथा भारतीय समाज के सुधार और सामाजिक जागृति के प्रति वे प्रतिबद्ध थे। साहित्य रचना भी उनकी इसी प्रतिबद्धता का परिणाम थी। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की। 1907 तक उनके 4 उर्दू उपन्यास आ चुके थे। सन 1908 में सोज़े वतन नामक उनका उर्दू कहानी संग्रह आया। इसमें देश प्रेम की कहानियां थीं और अंग्रेज कलेक्टर ने राजद्रोह के अपराध में इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया और उनके लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे समय में उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक और अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर नवाब राय प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। इस नए नाम के साथ छपने वाली उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो आज मानसरोवर के 8 खंडों में उपलब्ध हैं। उनकी पहली हिंदी कहानी सन 1916 की सरस्वती पत्रिका में छपी। उनकी एक आरंभिक कहानी है पंच परमेश्वर। संवेदना और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से बेजोड़ ये कहानी
आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। उदाहरण के लिए सुनिए कहानी के नाट्य रूपांतर का अंतिम हिस्सा। भाइयों, अब देरी क्या है? सरपंच का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो अलगू चौधरी, किसको सरपंच बदते हो? अब साहू जिसे ठीक समझें उसे ही चुन लें। इस समय जुम्मन शेख ही एक ऐसा आदमी है जो मेरा पूरा साथ देगा। जुम्मन और अलगू की दुश्मनी कौन नहीं जानता। ठीक है भाइयों, मैं जुम्मन शेख को पंच बता हूं। जुम्मन शेख? क्यों अलगू चौधरी, तुम्हें कोई उज्र नहीं? नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। ओह, साहू ने ये क्या किया? मुझे सरपंच चुन लिया। पर मेरी तो अलगू चौधरी से दुश्मनी है। नहीं नहीं, इस वक्त ऐसी जगह बैठकर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये जगह पाक है, मजहब और कानून की ऊंची जगह है। इस समय मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा वो खुदा की बात होगी, और खुदा की बात में मेरे मन की बुराई कतई नहीं होनी चाहिए। मेरा सच्चाई से चौ भर भी टलना ठीक नहीं होगा। क्या फैसला होता है देखो। जुम्मन को बदला लेने का मौका। अरे बिल्कुल, कैसी सब बदला ले सकते हैं। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह सोचा है। यह ठीक जान पड़ता है कि साहू बैल का पूरा दाम दे। क्या बात कर रहे हैं? जुम्मन को पूरा दाम देने की बात कर रहे हैं। जिस वक्त साहू ने बैल लिया उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी वक्त साहू अलगू चौधरी को दाम दे देते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। बैल की मौत फकत इस वजह से हुई कि उससे ज्यादा काम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा इंतजाम नहीं किया गया। साहू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। पंचो, मेरे साथ कुछ रियायत होनी चाहिए ना। भाई, ये तो अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। अलगू चौधरी वो रियायत करें तो उनकी भलमनसी। इसे कहते हैं न्याय। हाँ भैया, पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। मेरे दोस्त जुम्मन भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी ना, मैं तुम्हारा जानी दुश्मन बन गया था। पर आज मुझे एहसास हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। आज मुझे यकीन हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। जुम्मन मेरे भाई, तुम ठीक कहते हो। आज हमारी दोस्ती की बेल फिर हरी हो गई। प्रेमचंद की कहानियों का संसार बहुत व्यापक और विविधतापूर्ण है। उसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और यहां तक कि पशु पक्षी भी शामिल हैं। बच्चों की मानसिकता को गहराई से महसूस करते हुए उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है ईदगाह। बच्चों का खिलौनों के प्रति स्वाभाविक लगाव होता है। इस कहानी का मुख्य पात्र हामिद खिलौना ना खरीदकर चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। लेकिन जब उसके अन्य साथी चिमटा खरीदने पर उसकी हंसी उड़ाते हैं तो हामिद अपनी हाजिर जवाबी और तर्कशीलता से चिमटे की उपयोगिता बताकर सबकी बोलती बंद कर देता है। यह चिमटा क्यों ले आया बुद्धू? इसका क्या करेगा? जरा अपना सिपाही तो जमीन पर पटक कर दिखा, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। तो यह चिमटा कोई खिलौना है क्या? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई।
हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। मेरे चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसी तरह बूढ़ी काकी कहानी में भी उपेक्षिता बूढ़ी काकी की खोज खबर भी एक छोटी बच्ची ही लेती है। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों को भी प्रेमचंद की कहानियों में अद्भुत आत्मीयता मिली है। दो बैलों की कथा के हीरा मोती, पूस की रात का झबरा कुत्ता, आत्माराम का तोता पाठकों के हृदय में आज भी रचे बसे हैं। प्रेमचंद निरुद्देश्य कहानीकार नहीं हैं। कहानी को भी वो सामाजिक परिवर्तन में सहायक मानते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में विभिन्न सामाजिक समस्याओं को उठाया है। एक ओर मंदिर मस्जिद में सांप्रदायिकता की समस्या का चित्र मिलता है, तो दूसरी ओर सदगति, मंदिर और ठाकुर का कुआं जैसी कहानियों में उस समय की अछूतों की ज्वलंत समस्या को उठाया है। प्रेमचंद अपने समय से बहुत आगे की सोच रहे थे। सुभागी कहानी में सुभागी के चरित्र के माध्यम से ये पुष्ट हो जाता है। सुभागी की कर्मठता ने पूरे समाज को अवगत करा दिया कि एक बेटी भी वो सब कर सकती है जो एक बेटा करता है। यही नहीं, इस कहानी में पिछड़ी जाति की विधवा सुभागी के लिए उच्च जाति के वर पक्ष से विवाह का पैगाम दिलवाकर प्रेमचंद ने स्त्री को जो महत्व दिया है वो सामाजिक परिवर्तन को नई दिशा देता है। बेटी, बात यह है कि आज तो मुझे ही तुमसे कुछ काम था, इसीलिए यहाँ आया हूँ। जी, इस किस्त के साथ मेरा व्रत पूरा हो गया है। हाँ बेटी, अरे उसे तो पूरा होते देखा है मैंने। रात दिन की कड़ी मेहनत मजूरी, अरे मैंने क्या पूरे गांव ने देखा। पर बेटी, वो मुझे और भी कुछ पाना है तुझसे। तो बताइए, मेरा तो रोम रोम आपका ऋणी है। हाँ, बताता हूँ। लेकिन बेटा, पहले वचन दे कि जो कुछ मैं कहूंगा तू मानेगी। कैसी बातें करते हैं आप? भला आप कहें और मैं ना मानूं? मेरे ऊपर आपके कितने एहसान हैं। हाँ बेटी, इसीलिए अपनी बात के लिए मुझे बाट जोहनी पड़ी। हाँ, अब तेरे ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं रहा है ना? लेकिन मुझे कहने दे बेटा, मुझे कहने दे। देख, मांगना ये है कि तुम मेरे बेटे की बहू बनकर मेरे घर की गृहलक्ष्मी बनो बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे वही कह रहा हूं बेटा जो बहुत पहले कह देना चाहिए था, पर क्या करूं, जात पात का कायल था। पर तुमने उससे मुझे मुक्त कर दिया है अब, और मेरा लड़का भी यही चाहता है। बस बेटा, मंजूरी तो अब तेरी चाहिए बेटा। सुभागी, बोल बेटी, बोल। मेरे लिए कहने को आपने छोड़ा ही क्या है मुखिया जी? हैं? मुखिया जी? नहीं बेटा, मुखिया जी अब भी वही कहेगी मुझे बेटा, अब भी मुखिया जी कहेगी। हैं? पिताजी। प्रेमचंद ने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय दशा, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यथार्थ की भावभूमि पर निर्मित प्रेमचंद की आरंभिक रचनाएं आदर्शोन्मुखी हैं, जबकि पूस की रात और खासतौर से उनकी अंतिम कहानियों में से एक कफन किसी आदर्श की स्थापना नहीं करती। ये कहानियां भारतीय जीवन की कठोर वास्तविकताओं को व्यक्त करती हैं। इनकी कहानियों में रचनाकार
रोनी सूरत बनाए हुए दार्शनिक रंग धारण नहीं करता, बल्कि हंसता हंसाता चलता है। कलम का सिपाही कहे जाने वाले प्रेमचंद की कहानियों में एक भी शब्द या दृश्य अनावश्यक नहीं। सहज सरल भाषा में ही उन्होंने कहानियां लिखी। उनका तो स्पष्ट मानना था कि आख्यायिका में आप महफिल के सामने से चले जाएंगे और बहुत उत्सुक होने पर भी उसकी ओर निगाह नहीं उठा सकते। वहां तो एक शब्द, एक वाक्य भी ऐसा ना होना चाहिए जो गल्प को स्पष्ट ना करता हो। उसके सिवा कहानी की भाषा बहुत ही सरल और सुबोध होनी चाहिए। इस तरह आधुनिक कहानी की विधा जो यूरोप से आई थी, प्रेमचंद के हाथों ठेठ भारतीय बन गई। कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय समन्वय एवं आलेख डॉक्टर चंद्रा सदायत और डॉक्टर संध्या सिंह, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता और नीरज शर्मा, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग राजकुमारी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।